हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज प्राप्त करते हैं वृत्त के अगले भाग की जानकारी। तो वृत्त के पिछले भाग में आपने जीवा के विषय में अध्ययन किया था। अब हम लोग वृत्त के अगले भाग की जानकारी के रूप में व्यास का अध्ययन करेंगे। तो व्यास को अंग्रेजी में डायमीटर कहा जाता है, डायमीटर, और उससे हम लोग छोटा डी अक्षर से निरूपित करते हैं। तो क्या है किसी वृत्त का व्यास, चलिए इसको समझते हैं। तो याद रखिएगा, किसी वृत्त में केंद्र से गुजरने वाली जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दोगे कि एक जो है वृत्त में तो असंख्य जीवाएं होती है, लेकिन उन असंख्य जीवाओं में से कुछ स्पेशल जीवाएं ऐसी होती है जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है। बाकी जीवाएं जो होती है वो वृत्त के केंद्र से नहीं भी गुजर सकती है, लेकिन कुछ जीवाएं जो होती है वो वृत्त के केंद्र से गुजर सकती है। जैसे इस आकृति में जीवा ए बी को आप ले लें, तो जीवा ए बी को क्या देख रहे हो, तो जीवा जो ए बी है वो वृत्त के केंद्र बिंदु ओ से गुजर रही है, यानी ए से लेकर बी को जोड़ने वाली जो सरल रेखाखंड है वो वृत्त के केंद्र ओ से जा रही है। तो इस विशेष प्रकार की जीवा को हम लोग इस वृत्त का एक व्यास कहेंगे। रही बात इस प्रकार से और कितनी जीवाएं खींची जा सकती है जो वृत्त के केंद्र से गुजरे, तो याद रखिएगा एक वृत्त में इस प्रकार की असंख्य जीवाएं खींची जा सकती है, और ये सब के सब जीवाएं जो होगी वो क्या होगी, वृत्त के केंद्र से गुजर सकती है। तो इस प्रकार से आपके मन में ये सवाल पैदा जो हो रहा था कि एक वृत्त में कितने व्यास होते हैं, तो एक वृत्त में असंख्य व्यास होते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि एक वृत्त में असंख्य ऐसी जीवाएं होती है जो उनके केंद्र से गुजरती है। ठीक है, तो अब हम लोग व्यास के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए। व्यास की लंबाई के विषय में क्या होगा, तो एक वृत्त के व्यास क्या होते हैं, तो एक वृत्त में असंख्य व्यास होते हैं, तो उन व्यासों की लंबाइयां जो होती है वो परस्पर बराबर होती है, यानी एक वृत्त के सभी व्यास बराबर माप के होते हैं। ठीक है, जैसे एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर माप की हो रही थी, उस प्रकार से एक वृत्त के सभी व्यास की लंबाइयां क्या होगी, आपस में समान होगी। यानी आकृति में यदि ए बी एक व्यास है, एम एन इस वृत्त की दूसरी व्यास है, सी डी इस वृत्त की तीसरी व्यास है, तो ये तीनों की लंबाइयां आपस में क्या होगी, समान होगी। ठीक है, अब हम लोग वृत्त का चाप का अध्ययन करेंगे। वृत्त का चाप क्या है, ठीक है, यानी किसी वृत्त का वह भाग जो उसकी परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदु के बीच होता है। जैसे सी और डी के बीच का जो हिस्सा है इसको भी आप चाप कहेंगे या आर्क कहेंगे। उस प्रकार से डी से लेकर सी तक का ये जो भाग है उसको भी वृत्त का चाप कहा जाएगा। ठीक है, इसमें से देखोगे एक चाप की जो लंबाई है वो तुलनात्मक या अपेक्षाकृत रूप से क्या है, कम माप की है, इसको हम लोग लघु चाप कहेंगे। और जिस चाप की लंबाई अपेक्षाकृत रूप से अधिक है उस चाप को हम लोग दीर्घ चाप के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका माइनर आर्क हो गया, ये आपका मेजर आर्क हो गया। इसको निरूपित कैसे करोगे, तो यहाँ पर कोई एक बिंदु ले लीजिएगा, मान के चलिए इस बिंदु का नाम है एम, और यहाँ पर एक बिंदु ले लीजिएगा, इस बिंदु का नाम है एन। तो यहाँ जब लघु चाप पढ़ोगे तो पढ़ोगे लघु चाप सी एम डी, इसको इस प्रकार से निरूपित करना है। लघु चाप लिखें या संकेत अक्षर में ये लिखें, चाप सी एम डी। और दीर्घ चाप को कैसे पढ़ोगे, तो क्या डी एन सी पढ़ोगे। ठीक है, लघु चाप और दीर्घ चाप की बात आ गई। तो चाप की परिभाषा क्या दोगे, किसी वृत्त का वह भाग जो उसकी परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच स्थित होता है। किसी वृत्त का वह भाग या किसी वृत्त की परिधि का वह भाग जो उस पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच स्थित होता है, क्या कहलाता है, वृत्त का चाप कहलाता है या आर्क कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे वृत्तखंड की। वृत्तखंड को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वृत्तखंड को अंग्रेजी में कहा जाता है सेगमेंट। सेगमेंट क्या बोलते हैं, सेगमेंट कहते हैं। तो सेगमेंट क्या है, तो सेगमेंट के बारे में जानोगे जब भी हम किसी वृत्त पर कोई जीवा खींचते हैं। जीवा के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो वृत्त की जीवा खींचते हैं, जैसे वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु ए ले लिए, अन्य बिंदु बी ले लिए, तो उनको जोड़ने वाली जो सरल रेखाखंड होगी वो वृत्त की क्या कहलाएगी, जीवा। ठीक है, तो जब भी किसी वृत्त में एक जीवा ले ली जाती है तो वह जीवा उस संपूर्ण वृत्त को या पूरे वृत्त को दो भागों में बांट देती है, और ये दो भाग में से प्रत्येक ही भाग वृत्त का
खंड कहलाता है या वृत्तखंड कहलाता है। जैसे इस आकृति में जीवा AB के द्वारा O केंद्र वाला जो वृत्त है वो 2 टुकड़े में बट चुका है। एक टुकड़े को हम लोग छायांकित कर देते हैं समझने के लिए, तो उसमें जो छायांकित भाग है उस छायांकित भाग का नाम क्या है? इसका नाम है वृत्त तो नहीं कहेंगे, वृत्त का टुकड़ा है तो वृत्तखंड बोलोगे। उस प्रकार से ऊपरी भाग जो देख रहे हो वो भी क्या कहलाएगा? वृत्तखंड कहलाएगा। उसमें से देखोगे ये दोनों टुकड़े जो होते हैं वो कम बेसी अगर हो जाए तो उसमें जो छोटे टुकड़े होते हैं उसको लघु वृत्तखंड कहते हैं, यानी माइनर सेगमेंट कहते हैं, और जो बड़े आकार के वृत्तखंड होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट कहते हैं या दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, अगर ऐसी नौबत पैदा हो जाए कि मान के चलिए वृत्त की कोई एक जीवा है, वृत्त की कोई जीवा है जो उस वृत्त को 2 समान हिस्सों में बांट दे, तो 2 समान हिस्सों में कैसे बांट देगी? मान के चलिए AB एक जीवा है और AB जो वृत्त के केंद्र से गुजर रही है, तो यानी कहने का मतलब है AB यदि वो एक व्यास हो गया तो वह एक व्यास यदि हो गया तो ये समूचा जो वृत्त होगा या संपूर्ण वृत्त जो होगा वो 2 बराबर हिस्से में बढ़ जाएगा, और ये प्रत्येक हिस्से को हम लोग किस नाम से जानेंगे? अर्धवृत्त के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? अर्धवृत्त। इसको भी क्या कहोगे? अर्धवृत्त या सेमी सर्किल कहोगे, अर्धवृत्त। ठीक है, अब हम लोग वृत्तखंड के बारे में पढ़ लिए। वृत्तखंड के आगे त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? त्रिज्यखंड को अंग्रेजी में कहा जाता है सेक्टर। क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। त्रिज्यखंड को कहते हैं सेक्टर। त्रिज्यखंड क्या होता है? तो त्रिज्यखंड के विषय में जब हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे तो त्रिज्यखंड क्या होता है तो याद रखिएगा, किसी वृत्त पर जब हम लोग 2 त्रिज्याएं खींचते हैं, जैसे उदाहरण के लिए O केंद्र वाला वृत्त है, इसमें हम लोग 2 त्रिज्या खींच रहे हैं, एक त्रिज्या OA और एक अन्य त्रिज्या OB के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो किसी वृत्त पर जब 2 त्रिज्याएं खींची जाती है तो उन दोनों त्रिज्याओं और संगत चाप, दोनों त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरे हुए क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? त्रिज्यखंड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? त्रिज्यखंड के नाम से जाना जाता है, या अंग्रेजी में सेक्टर के नाम से जाना जाता है। तो आप कहेंगे ये जो छायांकित भाग है वो तो त्रिज्या OA और OB और संगत लघुचाप है, ये संगत लघुचाप से घिरा हुआ क्षेत्र है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो है त्रिज्या OA और त्रिज्या OB तथा इसका जो दीर्घचाप है संगत दीर्घचाप, इनसे भी तो कोई एक क्षेत्र घिरा हुआ हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो क्या हम लोग इनको भी कहेंगे, इनको भी नाम देंगे क्या त्रिज्यखंड का? बिल्कुल नाम देंगे, इनको भी हम लोग त्रिज्यखंड का नाम देंगे। तो इस प्रकार से एक वृत्त में 2 त्रिज्यखंड बन जाएंगे यदि 2 त्रिज्याओं को लेकर हम लोग त्रिज्यखंडों का निर्माण करें तो। ठीक है, तो ये 2 त्रिज्यखंड बन गए, तो उनमें से देखोगे एक त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है वो क्या है? अपेक्षाकृत रूप से कम है, तुलनात्मक रूप से कम है। तो जो छोटे आकार का त्रिज्यखंड है उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? लघु त्रिज्यखंड के नाम से जानेंगे, माइनर सेक्टर के नाम से जानेंगे। उस प्रकार से जो बड़े क्षेत्र वाला जो त्रिज्यखंड आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं इस आकृति में, उसको किस नाम से जानेंगे? तो उसका नाम हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। यानी लघु त्रिज्यखंड जो होता है वह वृत्त की 2 त्रिज्याओं और उनके संगत लघु चाप से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, जबकि दीर्घ त्रिज्यखंड जो होता है वो क्या होता है? वृत्त की 2 त्रिज्याओं और उनके संगत दीर्घ चाप से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं वृत्त के विषय में जो भी मन में डाउट थे वो डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से आप लोग अध्ययन का क्रम जारी रखेंगे और इसमें आने वाली और भी जो दिक्कतें होगी आप उसे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भेजें, हम उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।